हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीवी सर यूके में। तो आज हमारा क्रैश कोर्स का अगला वीडियो आप लोगों के सामने है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को भारतीय संविधान सभा से शुरुआत करूंगा। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी जिसमें मैंने भारतीय संविधान का जो संक्षिप्त इतिहास है उस पर चर्चा की है। आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो आप लोग उसको ज़रूर देखें और आगे को बढ़ें। तो भारतीय संविधान की जब हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान सभा की बात को हम इग्नोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि भारतीय संविधान सभा के द्वारा ही हमारे देश में संविधान का निर्माण किया गया। इसका जो गठन था, संविधान सभा का जो गठन था दोस्तों, वो हुआ था 1946 के कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के आधार पर। और दोस्तों, इसी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के आधार पर जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव करा गए। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके सामने है कि संविधान सभा का जो विचार था, सबसे पहले स्वराज पार्टी 1923 में जो गठित की गई थी, स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा इसने 1924 में प्रस्तुत किया। इसने भारतीय संविधान सभा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया। कौन सी वो पार्टी थी? स्वराज पार्टी थी। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम आगे को चर्चा करेंगे। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे दोस्तों। इन 389 सदस्यों को दो भागों में बांटा गया था। 296 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश प्रांत का प्रतिनिधित्व करते थे और 93 जो सदस्य थे वो देसी रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे। पुनः 292 जो सदस्य थे वो 296 जो सदस्य थे वो 292 और 4 में बांटे गए, यानी कि जो ये 4 जो थे ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे। तो संविधान सभा की 389 सदस्यों का जो वर्गीकरण है मैंने आपको बता दिया है। तो ध्यान देना कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 में। अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि देशी रियासतों का प्रतिनिधि कितने सदस्यों द्वारा किया गया? तो ये किया गया था 93 प्रतिनिधियों के द्वारा, ठीक है। और उसके अलावा ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि जो थे 296, जिसमें से 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे। तो संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में और चुनाव जुलाई में हो गए थे। और पहली बार इसकी जो बैठक हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 दिल्ली में, ठीक है। जिसमें संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष बनाए गए वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, जो एक अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मुस्लिम लीग तत्कालीन जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान बनाने की भी मांग करी और बनाना उन्होंने शुरू भी कर दिया। और इस संविधान सभा में, जिसकी बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, इसमें टोटल महिलाओं की जो संख्या थी फ्रेंड्स वो थी 15। ये यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। उसके बाद हुआ क्या कि 1946 में इसकी दूसरी बैठक हुई, ठीक है। इसकी दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर को 1946 में, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया, ठीक है। और उसके साथ ही 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और जिसे संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर से क्वेश्चन आते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? ये किया जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया? 13 दिसंबर 1946। और कब इसे स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे को बढ़ते हैं। संविधान सभा का जो प्रारूप था फ्रेंड्स, वो बनाया गया था बी.एन. राव के द्वारा। बी.एन. राव ने इस संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया और इस पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा के द्वारा 19 अगस्त 1949, इंपॉर्टेंट है, 19 अगस्त 1949 को एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और इस प्रारूप समिति में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? वो थी 7। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने बन गए हैं। इसके अलावा देश विभाजन के बाद संविधान सभा का फिर पुनर्गठन भी किया गया, ठीक है। आज़ादी से पहले क्या हुआ था, जब 1946 में इस संविधान सभा का गठन किया गया था, उस समय मुस्लिम लीग को भी इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। लेकिन जैसे ही भारत का विभाजन हो गया, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था और भारत विभाजन हो गया था। तो भारत विभाजन होने के बाद 31 अक्टूबर 1947 को इस संविधान सभा का भी दोबारा से गठन किया गया, समझ गए। तो ये ध्यान देंगे, 31 अक्टूबर 1947 को इसका पुनर्गठन किया गया। और इस संविधान सभा के 3 वाचन हुए, ठीक है। ये तीनों के तीनों वाचन यानी कि सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नवंबर
4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 को पहला वाचन हुआ, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं चला, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा वाचन था वो था 15 नवंबर 1948 से, ठीक है, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, लगभग 11 महीने ये वाचन चला। उसके बाद जो तीसरा वाचन था दोस्तों वो था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, यानी कि जिस दिन हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है। तो यहाँ पर से एक क्वेश्चन ये बनता है कि पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि कितने वाचन थे हुए संविधान सभा के, 3, और सबसे लंबा चलने वाला वाचन जो था दूसरा वाचन था, ठीक है। ये आप लोगों को स्पष्ट हो रहा होगा। इसमें आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर दिया गया, यानी कि 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया। और इस समय संविधान सभा में टोटल जो सदस्य जो थे दोस्तों वो थे 284। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 284, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की प्रक्रिया में कुल समय लगा था कितना, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, ठीक है। उसके अलावा संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद थे जब हमारा संविधान बना था, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। लेकिन ये उस समय की स्थिति है जब संविधान अंगीकृत किया गया था। अभी स्थिति थोड़ा अलग है, ठीक है। अभी की स्थिति जो है हम आगे बताएंगे, तब तक के लिए आप इसी को याद करेंगे कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग। इसके अलावा इस संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी दोस्तों, देखो पहले बैठक तो हुई थी 9 दिसंबर सन 1946 को, लेकिन जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई थी। इसी दिन भारत के राष्ट्रपति चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और 24 जनवरी 1950 को देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए, ठीक है। उसके बाद संविधान जो था पूरे देश में जब लागू किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट दिन है, 26 जनवरी 1950। देखिए 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत कर लिया गया था, ये बनके तैयार हो गया था। इस दिन को हम मनाते हैं संविधान दिवस के रूप में, और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में ये संविधान लागू हुआ। इस दिन को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में, ठीक है ना। 26 जनवरी रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया मनाया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में जब तक आम चुनाव नहीं हो गए, आम चुनाव के बाद जब तक संसद का निर्माण नहीं हो गया, तब तक अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य किया, ठीक है। अंतरिम संसद का इसने काम किया, हमारे देश में संसद का काम भी इसने किया। संविधान जो है हमारा देश का, वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सबसे व्यापक संविधान है, अंशतः कठोर भी है और अंशतः लचीला भी है, ठीक है। तो हमारे देश के संविधान की प्रमुख विशेषता है कि ये लिखित, इस विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे विस्तृत संविधान है, कठोर होने के साथ साथ लचीला भी है, ठीक है। भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना के बारे में, ठीक है। हमारे देश की जो उद्देशिका या जो प्रस्तावना है दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। इस संदर्भ में सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, ठीक है। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहते हैं, ठीक है। प्रस्तावना जो है संविधान की कुंजी भी कहलाती है। इसमें भारत शब्द का प्रयोग केवल 2 बार किया गया है, ये भी ध्यान देंगे, ठीक है। प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है, 2 बार। इसके अलावा भारतीय संविधान में प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान के अधीन जो समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु या स्रोत है वो भारत के लोग हैं। इसकी शुरुआत ही हम भारत के लोग से शुरू होती है। तो संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का जो केंद्र बिंदु या स्रोत है वो भारतीय लोग हैं। प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया है, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया, जिसमें 3 शब्दों का उल्लेख किया गया है, 3 शब्दों को जोड़ा गया है संविधान में। वे शब्द थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1946 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए, पहली बार, ठीक है। एक ही बार अभी तक संशोधन किया गया है।
इसके अलावा देखो दोस्तों, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्यायों के बारे में बताया गया है। 3 प्रकार के न्याय भारत के लिए, भारतीय जनता के लिए देने की बात कही गई है। वो 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसके अलावा 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं? विचार की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। इसके साथ साथ 2 प्रकार की समानताओं का भी उल्लेख किया गया है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। ठीक है, तो ये था भारत का संविधान की प्रस्तावना, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है ना। की प्रस्तावना या उद्देशिका के बाद हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख विदेशी स्रोतों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि भारतीय संविधान में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा वो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा। लगभग 70% से भी ज़्यादा का जो भाग है हमारे संविधान में वो इसी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अनेक देशों के संविधानों से हमने कुछ न कुछ ग्रहण किया जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो मैं आप लोग को बताता हूँ। पहला है अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग का जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद जो ब्रिटेन का संविधान है, ब्रिटेन के संविधान से सबसे पहली एकल नागरिकता हमने ग्रहण की है। उसके बाद संसदात्मक शासन प्रणाली को भी हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। आयरलैंड का संविधान बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को यहाँ से हमने ग्रहण किया गया है। साथ ही राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो व्यक्तियों का चयन किया जाता है, दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये भी लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति राज्यसभा में अभी वर्तमान में टोटल 12 सदस्यों को नामित कर सकता है। ठीक है, ये उसके पास शक्ति होती है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक, जो कला क्षेत्र, विज्ञान, पत्रकारिता आदि क्षेत्रों में महारथी होते हैं, बहुत विद्वान होते हैं, उनको राष्ट्रपति राज्यसभा में चयनित कर सकता है। अब उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया का संविधान है वहाँ से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद जर्मनी के संविधान की बात अगर हम करें तो यहाँ से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मूल अधिकारों को स्थगित करने की जो शक्तियाँ होती हैं दोस्तों, वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद कनाडा की संविधान की अगर हम बात करेंगे तो कनाडा के संविधान से संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, और जर्मनी के संविधान से बात करेंगे वो तो मैंने बता दिया। कनाडा का संविधान जो है वहाँ से लिया गया संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। ठीक है, साथ ही दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमारे देश में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रूस के संविधान से हमने लिया है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद हमने मूल कर्तव्यों को अपने देश के संविधान में शामिल किया। जहाँ मूल अधिकार हैं वहीं हमारे मूल कर्तव्य भी हैं। ये हमारे देश के संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों भारतीय संविधान की अनुसूचियों की। भारत के संविधान में टोटल वर्तमान में अगर बात करेंगे तो 12 अनुसूचियाँ हैं, और जब मूल संविधान जब बना था तो दोस्तों उस समय केवल 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थी। ठीक है, हम एक एक करके मैं आपको सारे अनुसूचियों के बारे में बताता हूँ। तो पहली अनुसूची में क्या है? ये सबसे बड़ी बात तो ये अनुसूचियाँ होती हैं। देखो दोस्तों, हमारे देश का जो संविधान बना उसमें टोटल मूल संविधान की अगर बात करेंगे 22 भागों में उसको बांटा गया। उन 22 भागों को कुछ अनुच्छेदों के आधार पर बांटा, जैसे भाग 1, भाग 2, भाग 3, उसमें आर्टिकल्स थे, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, 3, 4, 5 ऐसे। ठीक है, ये संविधान की अनुच्छेद हुआ करते थे। अब कुछ ऐसे भी विषय हुए जो अनुच्छेदों में शामिल नहीं हो पाए, तो उनके लिए क्या कर दिया गया, हमारे देश के संविधान में
अनुसूचियों का प्रावधान किया गया, शेड्यूल्ड लॉ का प्रावधान किया गया, जो उस समय 8 थी। तो पहली अनुसूची जो थी उसमें क्या था, भारतीय संघ के जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये इस पहली अनुसूची में किया गया है। ठीक है, इसमें सारे के सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम भी उल्लिखित होंगे। इसके बाद दूसरी अनुसूची की बात करेंगे तो दूसरी अनुसूची में भारत के जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनके वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। वेतन 2, यानी कि दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। इसके बाद अगर हम तीसरी अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें जो विभिन्न पदाधिकारी थे उनके शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है। उन्होंने जो शपथ, जब वो पद ग्रहण करते हैं उस समय जो शपथ लेते हैं उसका उल्लेख किया गया तीसरी अनुसूची में। ध्यान देंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथें अनुसूची 3 में नहीं होती हैं, ये ध्यान देगा, नहीं होती हैं उसमें। ठीक है, अनुसूची 3 में नहीं होती हैं। चौथा जो है अनुसूची चौथी जो है इसमें विभिन्न राज्यों, संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया, यानी कि इसमें बताया गया है कि किस राज्य से कितने प्रतिनिधि राज्यसभा के लिए नामित हैं, मतलब प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है ना, ये चौथी अनुसूची में कहा गया है। इसके बाद जो पांचवी अनुसूची है, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। जो कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो शेड्यूल्ड होते हैं, मतलब जहाँ पर आम नागरिक की आवाजाही नहीं होती है, उनके बारे में, और अनुसूचित अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। और छठी अनुसूची और भी इम्पोर्टेंट है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 ये राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन, वहाँ जनजातियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं इस एरिया में, इन जनजातियों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। और जो 7वीं अनुसूची है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें क्या है 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा इसमें किया गया है। इनमें 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई हैं, एक तो है संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। यानी कि देश में 3 प्रकार से शक्तियों का विभाजन होता है। संघ सूची में वे विषय शामिल होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को होता है, केंद्र को होता है। जिसमें संविधान लागू होते समय 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में ये विषय 100 हो चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछा जाता है। ठीक है, और राज्य सूची में वे विषय शामिल होते हैं जिनमें कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को है। तो इसमें प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में ये कम हो गए हैं, अब 61 हो गए हैं। ठीक है, और समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिसमें कानून संघ और राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं। इसमें संविधान लागू होते समय 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ के 52 हो गई। ठीक है, तो ये है शक्तियों का विभाजन जो है 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। इसके अलावा अब हम 8वीं अनुसूची की अगर बात करें, जो मूल संविधान में जो टोटल 8 अनुसूचियाँ थी, तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। उस समय जो 8वीं अनुसूची में जो थी मूल संविधान में 14 भाषाएं उल्लेखित थी, लेकिन वर्तमान में ये भाषाओं की संख्या भी बढ़ के 22 हो गई। 8वीं अनुसूची में अब 22 भाषाओं का उल्लेख है। ये कौन कौन सी भाषाएं हैं देखते हैं। हाँ, तो जो 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं में मूल संविधान में तो जब अनुसूचियाँ बनाई गई थी केवल 14 भाषाएं थी, 14 से बढ़ के 22 हुई जो भाषाएं हैं। उन भाषाओं का उल्लेख मैं करता हूँ, क्योंकि उन भाषाओं से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे संविधान में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में सिंधी भाषा 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हुआ 71वां संविधान संशोधन 1992 में। इसमें क्या जोड़ा गया, इसमें जोड़ा गया नमक। नमक मतलब न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, ये 3 भाषाएं 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ी गई। उसके बाद 92वें संविधान संशोधन हुआ 2003 में। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई जो थी मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। ठीक है, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो ये जोड़ी गई कब, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में। ठीक हो गया। उसके बाद ये 8 अनुसूचियाँ जो थी मूल संविधान में थी, अब बाद में संविधान संशोधन के बाद 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई। तो अब 9वीं अनुसूची की अगर हम बात करेंगे तो इसे पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया। इसमें
राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें 9वीं अनुसूची में ये प्रावधान है कि संविधान में ये प्रावधान किया गया कि 9वीं अनुसूची में डाले गए जो भी विषय होंगे उनको संविधान वे ऐसे विषय होंगे उनको किसी भी न्यायालय के सामने हम उन पर एक प्रकार से उनको चैलेंज नहीं कर सकते। 284 वर्तमान में ऐसे विषय हैं जो इसमें डाले गए हैं 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में सरकार संविधान के हमारे संसद के द्वारा जो भी विषय डाले जाएंगे दोस्तों उनको हम किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको लाया गया था संपत्ति अधिग्रहण के लिए ही लाया गया था ये, क्योंकि उस समय संपत्ति का अधिग्रहण करना बहुत ज़रूरी था। ठीक है ना, तो ये हो गया 9वीं अनुसूची। उसके बाद बात करते हैं 10वीं अनुसूची। तो दोस्तों 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल के संबंध में कानूनों का प्रावधान है। दोस्तों हुआ क्या 80-90 के दशक में कि भारत में जो सरकारें थी वो अस्थिर हो रही थी उस समय, यानी कि तुरंत दल को बदलने का प्रावधान उस समय हो गया था। जिस नेता को जिस दल में फ़ायदा हो रहा था वो अपना दल बदल करके उस दल में शामिल हो जाता था। इससे क्या हो रहा था, एक प्रकार से संवैधानिक गतिरोध और देश में शासन व्यवस्था ढंग चरमरा गई थी। तो इस वजह से 10वीं अनुसूची का प्रावधान 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा किया गया। 10वीं अनुसूची में दल बदल के संबंध में कानून बनाया गया। मतलब कोई भी नेता, कोई भी विधायक या कोई भी सांसद अपने दल को कुछ नियमों के तहत ही बदल सकता है। ठीक है ना, उसके लिए नियम बनाए गए, कानून बनाए गए कि वो जिस प्रकार क्योंकि जिससे क्या हो कि सरकार अस्थिर न हो, स्थिर रहे। ठीक है, इसके बाद 11वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के 29 विषय के बारे में बताया गया है, यानी कि इसमें पंचायती राज का उल्लेख किया गया है 11वीं अनुसूची में। ठीक है, और इसमें टोटल 29 विषय हैं जिन पर ग्राम पंचायतें क्या करती हैं, पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं वो क्या करती हैं, कानून बनाती हैं। इसके बाद जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है अंतिम अभी तक की, ये 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई। इसमें शहरी यानी स्थानीय सुशासन के लिए प्रावधान किए गए, जिसमें टोटल 18 विषय डाले गए जिन पर जो हमारी नगर पालिकाएँ, नगर पंचायतें हैं वो क्या करती हैं, कानून बनाती हैं। तो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों जो आज का जो अगला यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये है भारत में देशी रियासतों का भारत में जो विलय किया गया उसके बारे में एक छोटा सा मैं इसमें आप लोगों को समझा देता हूँ कि किस प्रकार से देशी रियासतों का भारत में विलय हुआ। तो भारत में जो देशी रियासतों का विलय की अगर जब भी हम बात करेंगे दोस्तों तो इसमें भारत के बिस्मार्क कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते, और साथ ही साथ बीपी मेनन को भी किसी प्रकार से इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों ने ही, वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन ने भी भारतीय संघ में देशी रियासतों के विलय का जो बहुत बड़ा काम था वो किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों, क्योंकि हमारा देश स्वतंत्रता के समय अनेक छोटी छोटी देशी रियासतों में बटा हुआ था और देश को विघटित होने में कोई टाइम नहीं लगता अगर ये लोग इन सारी देशी रियासतों को एक साथ मिलाते नहीं तो। ठीक है, तो सारी देशी रियासतों को किसी न किसी प्रकार से 556 देशी रियासतों को किसी न किसी प्रकार से इन्होंने एक ही रात में शामिल कर दिया भारत में। लेकिन कुछ देशी रियासतें ऐसी थी दोस्तों जो क्या थे, भारत में शामिल होने से इनकार कर रहे थे, वो चाहते थे कि हम स्वतंत्र रहें। ठीक है, तो ध्यान देंगे देशी रियासतों का जो भारत में शामिल करने का जो मेन काम किया वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे देशी रियासतें जो भारत में शामिल हुई थी, शामिल की गई थी भारत की आज़ादी के बाद। जूनागढ़ देशी रियासत, हैदराबाद देशी रियासत और जम्मू कश्मीर देशी रियासत, ये तीन की तीन देशी रियासतें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जूनागढ़ जो देशी रियासत थी, यहाँ पर जनता जो थी अधिकतर हिंदू थी और इसने ये भारत में शामिल होना चाहती थी, लेकिन यहाँ के जो नवाब हुआ करते थे वो मुस्लिम थे। तो यहाँ पर सरदार पटेल ने चाल चली और इन्होंने जनमत संग्रह करवा दिया और इस प्रकार से इसे भारत में शामिल करा दिया गया। ठीक है, साथ ही साथ हैदराबाद देशी रियासत के जो निज़ाम थे वो भी अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। उनका कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ संपर्क बन रहा था। तो हैदराबाद में सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा पोलो के जो मैदान थे वो हैदराबाद में थे, इसलिए जो सैनिक कार्रवाई की गई, पुलिस कार्रवाई की गई, उसको ऑपरेशन पोलो कहा गया और ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद देशी रियासत को भारत संघ में मिला दिया गया।
ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता भारत के लिए थी दोस्तों, क्योंकि हैदराबाद का जो नवाब जो उस समय जो निज़ाम थे वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में थे, और उसका पाकिस्तान के साथ कांटेक्ट था, और वो चाहता था कि मैं स्वतंत्र रहूं। और अगर दोस्तों हैदराबाद भारत में शामिल नहीं होता तो दोस्तों बहुत ही दिक्कत हो सकती थी हमारे देश के लिए। ठीक है, तो इसके बाद जो तीसरी देसी रियासत थी दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर। यहाँ के हिंदू राजा थे, और वे चाहते थे कि मैं स्वतंत्र हूँ, ना भारत में जाऊँ ना पाकिस्तान में जाऊँ। लेकिन पाकिस्तान ने भारत पर एक चाल चली दोस्तों उस समय, कि कबीलियाई सैनिकों के रूप में पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को जम्मू कश्मीर में घुसा दिया, घुसपैठ कर दी, जिससे जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उन्होंने पंडित नेहरू को सहायता के लिए बोलना पड़ा। और पंडित नेहरू के ने जब भारतीय सेना को वहाँ भेजा तो पाकिस्तान को वहाँ से खदेड़ा गया, और विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा जम्मू कश्मीर देशी रियासत को भारत संघ में मिला दिया गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक था दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। तो आप लोगों ने इस टॉपिक को पूरे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से याद करना है। इसमें जो भी चीज़ें मैंने बताई इनको कंठस्थ कर लेना है, ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।